कि यदि अधिक सफाई कर्मियों के नाम पर भुगतान हुआ है तो बालाजी से रिकवरी की भी कार्रवाई आप लोग यह है कि एग्रीमेंट आप 135 का करते हैं, सफाई कर्मी उपलब्ध कराते हैं 12। उन्होंने पाया कि मात्र 12 सफाई कर्मी। अब प्रश्न उठता है कि यदि 12 सफाई कर्मी यहाँ काम कर रहे हैं तो 135 का भुगतान किस आधार पर किया गया तक दूर हुई है, तो आज वहाँ डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है। इसी तरह सदर अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, यहाँ अगर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है तो फिर आप यहाँ भी काम बढ़िया देख पाएंगे, ये हमारा भरोसा। साहब प्रबंध निदेशक ने एक पत्र 25/7/2024 को लिखा था सभी सिविल सर्जन को और चिकित्सा अधीक्षक को कि अब आप फ्रेश टेंडर निकालिए आउटसोर्सिंग के लिए। जब ये चिट्ठी जुलाई 2024 को आप सबों को दिया गया था, तो उसके बाद दूसरे फ्रेश आउटसोर्सिंग के लिए आप लोगों के द्वारा टेंडर क्यों नहीं निकाला? मैं इस मंच से संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश देता हूं कि जब तक अगली व्यवस्था नहीं प्रारंभ हो जाती है, लागू हो जाती है, तब तक आप नगर आयुक्त जी से बात करें और नगर आयुक्त निगम के जो सफाई कर्मी उनकी सेवा प्राप्त करें। जो दैनिक मजदूरी होता है उसका भुगतान प्रशासन के द्वारा यानी कि स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन बालाजी के द्वारा जब अगर वो 135 पर एग्रीमेंट करते हैं और 12 सफाई कर्मी उपस्थित कराते हैं तो वैसे एजेंसी से किसी भी प्रकार का कोई काम आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। यह पुलिस चौकी केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि सुशासन, त्वरित कार्रवाई और विश्वास का प्रतीक बनेगी। अब यहाँ चोट से संबंधित इंजरी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अत्यंत शीघ्र और सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा। यह सुविधा उन परिवारों के लिए विशेष राहत लेकर आएगी जो कभी कभी विलंब की कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जैसे यहाँ पर आते थे लोग और इंजरी में विलंब होता था, हम लोग यहाँ से ओडी स्लिप काटते थे, वो थाना जाता था, थाना से फिर पुलिस आती थी, इसमें काफ़ी विलंब होता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी ओडी स्लिप हम लोग कटता था, पुलिस को आने में उसमें भी पोस्टमार्टम में विलंब होता। अब यह परिसर में आ जाने के कारण इसमें त्वरित गति से कार्रवाई होगी और लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ा। मैं इस ऐतिहासिक पहल के लिए झारखंड सरकार और विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री श्री राधा किशोर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता ने आज इस प्रयास को साकार किया है। यह चौकी अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति के मन में सुरक्षा और सहायता का विश्वास कराएगी। रेड क्रॉस भवन जो सेवा और मानवता का प्रतीक है, हम जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यह पुलिस चौकी में रेड क्रॉस द्वारा निर्मित 2 कमरे हम लोगों ने कमरा नंबर 12 और कमरा नंबर 13 पुलिस चौकी के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो रेड क्रॉस के द्वारा निर्मित है। तो यह रेड क्रॉस भवन जो सेवा और मानवता का प्रतीक है, अब सुरक्षा और न्याय का केंद्र बनकर हमारे परिसर की गरिमा को और बढ़ाएगा। यह न केवल मरीज और उनके परिजनों को बल्कि हमारे डॉक्टरों, नर्सों और सभी कर्मचारी भी एक सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण प्रदान करेगा। क्योंकि हम लोगों का आज जो ये पुलिस चौकी की स्थापना हुई है, यह बहुत हम लोगों का चिर परिचित डिमांड था और इस चिर परिचित डिमांड आज साकार होते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और विशेष रूप से अपना हार्दिक आभार मैडम पुलिस अधीक्षक मैडम को और माननीय मंत्री जी को देना चाहूँगा। मैं राज्य का वित्त मंत्री हूँ, लेकिन उससे पहले भी मैं पलामू का बेटा हूँ।
45 वर्षों के संसदीय राजनीतिक जीवन में स्वास्थ्य और शिक्षा मेरे पसंद का विषय रहा है। विधायक के रूप में, पूर्व विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में या एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने कई अवसरों पर, जब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं भी था, सदर अस्पताल के रूप में, या फिर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान हैं थी, मैं वहां पर जाकर के चिकित्सा सुविधा के बारे में देखता था और आवश्यक सुझाव भी स्वास्थ्य पदाधिकारियों को देता था। अब जब मैं राज्य सरकार मंत्रिपरिषद का एक सदस्य हूं, तो मेरे मन में एक विचार आया कि सबसे पहले पलामू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसे सुदृढ़ बनाया जाए। मेरे मन में यह भी विचार आया कि पलामू पुत्र होने के नाते यदि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लूंगा तो वह विभाग जो मेरे जिम्मे है, मैं उन विभागों के त्रुटियों को भी दूर कर सकूंगा। अभिप्राय यह है मेरे कहने का कि जब हम उस जन्मभूमि के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था को न सुधार पाए तो फिर हम अपने विभाग को कितना सुधार पाएंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। इसी क्रम में पब्लिक कंप्लेंट्स के आधार पर मैं 28 दिसंबर 2024 को अस्पताल परिसर में आया था। मैंने देखा इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी गंदगी का भरमार है। जो स्टेशन हैं, टेबल हैं, उसमें जंक लगे हुए, वही मरीजों की इलाज की जा रही है। तो मेरे दिमाग में ये बात घूमती रही कि जब जंक लगा हुआ स्ट्रेचर पर किसी मरीज का इलाज हो रहा हो तो संक्रमण की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। मैंने ये भी देखा था कि हमारे चिकित्सा पदाधिकारी जो कर्तव्य पर उपस्थित थे, कोई ड्रेस कोड भी नहीं थे। और यहाँ पे वाह्य स्रोत एजेंसी जो सफाई कर्मियों को उपलब्ध कराती है, बालाजी, उनके भी कर्मचारी ड्रेस कोड में नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ पदाधिकारी है या फिर कर्मी है, या आउटसोर्सेस के द्वारा जो सफाई कर्मी यहाँ दिए गए हैं वो कौन है, और बिचौलिया कौन है, मिडिल मैन कौन है। ये रोगी और उसके परिजनों को अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल है। तभी मैंने प्रशासन को, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए प्रशासन को मैंने कहा कि ये अनिवार्य करिए कि बालाजी के जो सफाई कर्मी यहाँ प्रतिनियुक्त हैं वो भी ड्रेस में रहें और आप सभी भी ड्रेस में रहें, ताकि जो रोगी हैं या उनके अटेंडेंट हैं वो फर्क कर सके कि ये हमारे सेवा में लगा हुआ कर्मचारी और पदाधिकारी है, और जो ड्रेस में नहीं है संभवतः वह बिचौलिया भी हो सकता है। ये अंतर वो महसूस कर सकते हैं। उसके बाद एक बैठक हम लोगों ने स्थानीय परिसदन में की। मैं था, डीडीसी साहब थे, नगर आयुक्त थे, डीएफओ थे और हमारे डॉक्टर आर.के. रंजन सुपरिंटेंडेंट साहब वगैरह थे। तो वहाँ कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने
एक निर्देश जारी किया कि क्या क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम रजिस्टर पर अटेंडेंस बनता था कि रजिस्टर पर क्यों होगा अटेंडेंस, आप बायोमेट्रिक सिस्टम यहां पर स्थापित करिए ताकि सरकारी चिकित्सक या उनके कर्मी या फिर आउटसोर्स के द्वारा जो यहाँ कार्यरत हैं सफाई कर्मी, उनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से होनी चाहिए। मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था बालाजी के सुपरवाइजर, उनका क्रियान्वयन हुआ या नहीं हुआ, ये अस्पताल के प्रशासन ही बता पाएंगे। सुपरिंटेंडेंट साहब से जानना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि हम यहाँ बायोमेट्रिक यंत्र लगाएंगे जिससे अटेंडेंस हो, तो आप ही बताइए। सर के निर्देशानुसार बालाजी के सभी कर्मी अभी ड्रेस कोड और आईडी के साथ 75 to 80% लोग ड्यूटी का कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। नहीं कर रहा। जहां तक बायोमेट्रिक की बात है तो बायोमेट्रिक मशीन नहीं कर रहा। जो यहाँ पर दो तरह के बायोमेट्रिक मशीन हैं, एक आवास के थ्रू आधार इनेबल्ड बेस्ड जो झारखंड सरकार का जिसमें बनता है, और मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी के लोग एनएमसी के द्वारा स्थापित बायोमेट्रिक मशीन उस पर बनाते हैं। तो ये दोनों मशीनें, एक कमरा नंबर 9 जो इमरजेंसी के नीचे चलता है, 2 बायोमेट्रिक मशीन, एक आवास का और एक एनएमसी का, और दूसरा बायोमेट्रिक मशीन 32 नंबर में पूर्व से ही स्थापित है, जिसमें हमारे चिकित्सक और हमारे कर्मी लोग पूर्व से ही उसमें बायोमेट्रिक बनाते आ रहे हैं। बालाजी के कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाते थे। सर के निर्देश के बाद कुछ लोगों ने अपना बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किया है, और बालाजी के सुपरवाइजर ने जैसा कहा कि 10 तारीख के बाद या 10 या 11 के बाद जो है सभी लोगों को बायोमेट्रिक बनाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। रोस्टर और उपस्थिति पंजी सर के द्वारा निर्देश दिया गया था कि सभी लोगों का रोस्टर और उपस्थिति पंजी कमरा नंबर 32 में रखा जाए। अभी तक उनके द्वारा यह कार्य नहीं किया गया है। निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि मात्र 12 सफाई कर्मी। अब प्रश्न उठता है कि यदि 12 सफाई कर्मी यहाँ काम कर रहे हैं तो 135 का भुगतान किस आधार पर किया गया। मैं मानता हूं कि यदि इसमें गलती हुई है तो यह एक आर्थिक अपराध का मामला बनता है, और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अस्पताल प्रशासन एक क्लियर कट रिपोर्ट आप दीजिए कि आप लोगों ने 135 के आलोक में कितना भुगतान किया है प्रतिमाह। आइए स्वागत करता हूं प्रथम महापौर अरुणा जी का, बैठे आप। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि एग्रीमेंट आप 135 का करते हैं, सफाई कर्मी उपलब्ध कराते हैं 12, 15, 20, तो फिर 135 का भुगतान क्यों होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सुपरिंटेंडेंट साहब से और सिविल सर्जन साहब से कि यदि अधिक सफाई कर्मियों के नाम पर भुगतान हुआ है तो बालाजी से रिकवरी की भी कार्रवाई आप लोगों के माध्यम से होना चाहिए। ये सरकार का पैसा है, और सरकार के पैसे के साथ किसी प्रकार का दुरुपयोग हेमंत सोरेन की सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। हेमंत सोरेन जी का पूरा ध्यान केंद्रित है इस राज्य में चिकित्सा सुविधा और शिक्षा के क्षेत्र में जितना बढ़िया से बढ़िया काम हो सके, आम लोगों को जितना हम लाभ पहुंचा सके, उसके प्रति हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। एक बात, मैं दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, सुपरिंटेंडेंट भी हैं अस्पताल के और सिविल सर्जन भी। अबू इमरान साहब प्रबंध निदेशक ने एक पत्र 25/7/2024 को लिखा था सभी सिविल सर्जन को और चिकित्सा अधीक्षक को कि अब आप फ्रेश टेंडर निकालिए आउटसोर्सिंग के लिए। जब ये चिट्ठी जुलाई
जुलाई 2024 को आप सबों को दिया गया था, तो उसके बाद दूसरे फ्रेश आउटसोर्सिंग के लिए आप लोगों के द्वारा टेंडर क्यों नहीं निकाला गया? आप इसी बालाजी से काम क्यों लेते रहे? ये तो सरकार के निर्देश की अवहेलना है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा टेंडर आपको निकालना चाहिए। और आप लोगों ने खुद कहा है उनके सुपरवाइजर और उनके कर्मियों के एरोगेंसी के बारे में, ऐसा नहीं चल सकता है। सर टेंडर निकाला गया था सर, जिसमें 117 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा निकाला गया था टेंडर। 117 लोगों ने उस टेंडर में पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन उस टेंडर में कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन था उसमें कुछ त्रुटि थी, जिस पर ध्यान टेंडरकर्ता ने हम लोगों को कराया। बाद में उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया और नए सिरे से टेंडर, मैं समझता हूं 15 दिनों के अंदर नए सिरे से टेंडर, पिछले महीने की मासिक समीक्षा बैठक जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई थी, उसमें उन्होंने टेंडर के लिए जो है दिशा निर्देश जारी करने को कहा था और उस दिशा निर्देश का हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं। अगर नहीं भी होगा तो 15 दिनों के अंदर नया टेंडर निश्चित रूप से फ्लोट कर दिया जाएगा। मैं इस मंच से संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश देता हूं कि जब तक अगली व्यवस्था नहीं प्रारंभ हो जाती है, लागू हो जाती है, तब तक आप नगर आयुक्त जी से बात करें और नगर आयुक्त निगम के जो सफाई कर्मी उनकी सेवा आप प्राप्त करें। जो दैनिक मजदूरी होता है उसका भुगतान प्रशासन के द्वारा, यानी कि स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन बालाजी के द्वारा जब अगर वो 135 पर एग्रीमेंट करते हैं और 12 सफाई कर्मी उपस्थित कराते हैं, तो वैसे एजेंसी से किसी भी प्रकार का कोई काम आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये कभी इसको कभी भी आत्मसात नहीं किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये वो पलामू जिला है, गरीबी, कुपोषण, 70% महिलाएं यहाँ खून की कमी से ग्रसित हैं। 0 से 5% के बच्चे, जो लगभग 58% हैं, ये हमारा नहीं, NRHM5 का रिपोर्ट कहता है, वो कुपोषित हैं। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह पलामू जिला जब इतना पिछड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य सेवा देना हम सबों का कर्तव्य बनता है। और हेमंत सोरेन की सरकार इससे कोई समझौता नहीं कर सकती है। अगर कहीं भी त्रुटि होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर होगी। मैं उसी बैठक में जब आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए, तो मैं भी मानता हूँ कि जहाँ सुरक्षा है, डेवलपमेंट की बात वहीं हो सकती है। जहाँ सुरक्षा नहीं है वहाँ डेवलपमेंट की बात की ही नहीं जा सकती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, यह जिला उग्रवाद प्रभावित जिला था, बहुत हद तक नियंत्रण हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि उस ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाया था कि वहाँ लोग सुरक्षित नहीं थे। उग्रवादियों का अधिक समस्या बहुत हद तक दूर हुई है, तो आज वहाँ डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है। इसी तरह सदर अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, यहाँ अगर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है तो फिर आप यहाँ भी काम बढ़िया देख पाएंगे, ये हमारा भरोसा है। मैं बधाई देता हूँ। मैंने एक कॉल किया SP पलामू को और इन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं जितना जल्द हो सके वहाँ पे पुलिस पिकेट की स्थापना करूँगा। मैं बधाई देता हूँ अस्पताल के अधिकारियों की ओर से, कर्मियों की ओर से और समस्त पलामू के नागरिकों की ओर से आपको बधाई देता हूं SP पलामू साहिबा कि आप बधाई के पात्र हैं। इतना संवेदनशीलता के साथ बहुत ही कम समय में 2-4-5 दिन ही लगे होंगे कि आपने जो प्रॉमिस किया था उसको आज आपने पूरा किया है। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि ये एक औपचारिकता नहीं है। मैं स्थानीय हूं, नई मोहल्ला में मेरा घर है, आपके अस्पताल में मैं कभी भी पहुंच सकता हूं। जो होना चाहिए वो आपको करना पड़ेगा और जो नहीं हो सकता है
वो आप बताएं कैसे सरकार के स्तर पर हम वो व्यवस्था आपको दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thar the SUV। ये एक बहुत दिन का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था कि जो अस्पताल है उनकी सुरक्षा के लिए और पुलिस और मेडिकल सर्विसेज के बीच में जो तालमेल के लिए यहाँ पे एक पुलिस आउटपोस्ट MMCH जो है उसमें एक पुलिस आउटपोस्ट खोलने का बहुत बार इस बार बात विचार हुआ था, लेकिन मंत्री जी के आने के बाद इस चीज़ में तेजी लाए। इन्होंने जब समीक्षा बैठक किया तो हम उसके फ़ोन करके पूछे कि क्या हम अगर आपको कमरा अवेलेबल करा देंगे और आपको जगह दे देंगे तो आप पुलिस फोर्स को दे सकते हैं वहाँ पे। बोले सर ज़रूर। तो इस बात का जो एक मोमेंटम या एक इनर्शिया था और मोमेंटम जो मिसिंग था उसको जो है मंत्री जी के आने के बाद जो मोमेंटम पकड़ा वो इनर्शिया जो है वो दूर हो गया। और मुझे लग रहा है कि विद इन अ वीक 10 दिन में जो है हम लोग यहाँ पे ये पूरे एक आउटपोस्ट जो है एस्टैब्लिश कर पाए। और यहाँ पे अगर आउटपोस्ट के बारे में हम लोग बताएंगे तो परमानेंटली जो है हम लोग फोर्सेस को यहाँ रखेंगे। 3 ऑफिसर्स को हम लोग 8-8 घंटे के शिफ्ट में यहाँ पे प्रतिनियुक्त करेंगे और वो लोग कॉमन एक पॉइंट बनेगा थाना और हॉस्पिटल के बीच में जो है सारे कम्युनिकेशन के लिए और बेसिक सुरक्षा के लिए भी यहाँ का। बिकॉज बहुत बार हम लोगों को इसका 2 पर्पस है। एक जो है जितने भी मेडिकल कर्मी है यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, पहले क्या होता है कि जैसे सिविल सर्जन साहब ने बताया कि पहले डॉक्टर अपने जान बचाए कि मरीज के जान बचाए। कभी कभी हो जाता है कि हाथापाई में भी चीज़ों को जो है कन्वर्ट हो जाता था इमोशनल होके लोगों के द्वारा। तो हम लोग को जो है टाउन थाना से जो है फोर्स को रश कराना पड़ता था। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है परमानेंटली फोर्स को रख रहा है और ऑफिसर का भी जो है तैनाती हम लोग यहाँ पे कर रहा है। सो दैट एक इनिशियल जो खिंचपिच होगा जो होगा वो उनके लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। और साथ में जैसे बोला गया है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होता है जो बिना थाना में रिपोर्ट किए डायरेक्टली जो है हॉस्पिटल चले आते हैं। कोई एक्सीडेंट केस हो, इंजरी केस हो, जब तक थाना को यहाँ सूचना होता है तब तक ये लोग रेफर होके जाते हैं रिम्स या बहुत हायर सेंटर पे आगे। तो उसमें काफ़ी टाइम विलम्ब होता है कि किसका क्या हुआ है, कैसे किस प्रकार का घटना हुआ है। उसमें फिर उनके परिवार को हम लोग ढूंढ के वहाँ जाके भी फर्क बयान लेते। कभी रिम्स से हम लोगों को 1-1 महीने बाद जो है फर्क बयान मिलता था। तो इसमें FIR प्रोसेस में जो है काफ़ी विलम्ब होता था। अब इस मेडिकल कॉलेज में जो पुलिस आउटपोस्ट जो अभी आज से फंक्शनल होगा उसके कारण जो ये कन्फ्यूजन्स है या जो डिले है वो हम लोग टैकल कर पाएंगे। और साथ में यहाँ पे जो है अभी टेम्परेरी है मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे इस बिल्डिंग में फंक्शनिंग। जब ये यहाँ से शिफ्ट होगा जो नया बिल्डिंग बन रहा है जहाँ पे फंक्शनल होगा तो उसके साथ जो ये मेडिकल आउटपोस्ट है वो भी वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। और वहाँ पे हम लोग इसको और बेहतर रूप में अगर CCTV वगैरह का सारा फैसिलिटी वहाँ पे रहेगा और बेहतर रूप में हम लोग पूरे एक इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कंट्रोल रूम भी वहाँ पे बनाने के लिए एक प्लान यहाँ पे आगे रखेंगे। इस दिशा में भी जो है हम लोगों को कार्रवाई करना चाहिए। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।